नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कृषका के इस YouTube चैनल पे। और आप देख रहे हैं हमारी वार्ता डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी से, जो कि ACS हैं, अपर मुख्य सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में। और हम शुरू करेंगे कॉम्फेड की बातों से। मैम, हम लोगों ने डेयरी के तमाम एस्पेक्ट्स की अभी चर्चा करी, जिसमें कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की प्रयास और कॉरपोरेट की भी भूमिका हम लोग इसमें देख रहे हैं। सबसे बड़ा ब्रांड अगर हम कहें विगत कई दशकों में, तो सुधा ने एक अच्छा रेपो जनरेट किया है। किसानों का लगाव भी है, लेकिन एक जो चीज़ें देखने को अभी मिली है पिछले 5 साल में कहें या 7 साल में, कि कई नई प्लेयर्स भी हमारे यहाँ आए, जिसमें मदर डेयरी का प्लांट लगना, अमूल का आना, ITC का आना। वो आप इसको कैसे देखते हैं? चूँकि वो तो ये शायद यहाँ की बाज़ार देख रहे हैं, लेकिन सुधा के लिए और किसानों के लिए इसमें क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, नो डाउट सुधा इज़ द लार्जेस्ट ब्रांड और बहुत विश्वसनीय ब्रांड भी है। लोग यहाँ सुधा के प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास भी करते हैं, और क्योंकि बहुत सालों से ये ब्रांड है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, तो लोग तो उसको बहुत आदर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कॉम्फेड को ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये बात से वाकिफ़ होना चाहिए कि देयर इज़ सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन नाउ। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में हम अकेले हैं तो हमारा मोनोपोली चलता रहेगा, वैसे चलेगा नहीं। वो स्थिति नहीं है। अभी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में उतरे हैं, गवर्नमेंट प्लेयर्स भी एक दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट में ही गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन बिल्कुल हो रहा है। कोऑपरेटिव, ऑफ कोर्स दीज आर ऑल कोऑपरेटिव्स, अमूल भी कोऑपरेटिव है, सुधा भी कोऑपरेटिव है। तो कंपटीशन तो मान के चलिए कि वो तो निश्चित सुधा के लिए सचेत होने की जरूरत है। बिल्कुल फॉर एनीबॉडी, मतलब इट इज़ नाउ ओपन फॉर एनीबॉडी। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से और आगे बढ़ना होगा, और अपने जो सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना होगा, कहाँ कहाँ वीकनेसेस है उसको देखना होगा। तो ये सारा चीज़ है। अभी आप देखेंगे तो मोर देन 30,000 कोऑपरेटिव्स है, डेयरी DCS है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो उसमें मैं हमेशा यही उनको इंस्ट्रक्ट करती हूँ, बताती हूँ कि पर मेंबर पोरिंग को बढ़ाना होगा, और मेंबर्स को भी बढ़ाना होगा, पर मेंबर पोरिंग बढ़ाना होगा, और उनको अच्छे गाय खरीदवाने के लिए कोशिश करना होगा। और वो किसानों के साथ एक अपना फैमिली रिलेशन जैसा भरोसा और एक रिलेशनशिप होना चाहिए। आप उसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में। लेकिन अगर हम लोग क्योंकि किसान से जुड़े हुए हैं, किसान से जब बात करते हैं तो ये एक फैमिली जैसा रिश्ता, अपना परिवार के सदस्य जैसा रिश्ता आप बना के रखेंगे तो वो किसान आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो ये हमेशा हम ये कहते हैं कि इमोशन को भी थोड़ा लाइए बिज़नेस के अंदर, तभी वो चलेगा। तो उनका क्या नीड्स हैं, उनका परिवार में क्या नीड्स हैं, क्या उनका गाय का कोई समस्या है तो तुरंत जाके उसको सर्विस देना, और फॉडर के बारे में उनको बताना, क्योंकि बहुत सारे फॉडर FPOs भी बने हुए हैं, साइलेज मेकिंग के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, रेशन बैलेंसिंग के बारे में। जो भी गाय का समस्या है वो सुधा को इतना एजाइल होना चाहिए कि वो तुरंत जाके किसानों का कोई भी दुख दर्द हो उसको दूर करने का एक सॉल्यूशन निकाल के जाना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ वेलफेयर मेजर्स भी करने के लिए मैंने कहा है कि किसानों के साथ उनका इंश्योरेंस करा दें, और उनके बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए भी आप देखें उसको कि कैसे कर रहे हैं, क्या कोई इश्यू है। मतलब कोऑपरेटिव का जो मूल धारणा है उसके साथ जोड़े, केवल दूध लेने से ही दूध लेने से नहीं होगा। ऑफ कोर्स पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेमेंट साइकिल अभी 10 डेज़ का चलता है, हम लोग कहीं भी वही स्टैंडर्ड है। तो मैंने यही कहा है कि पेमेंट इमीडिएटली मिल जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT का सिस्टम भी लेके आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने कहा DBT की, जब आपने चर्चा करी। मैं अमूल के कुछ किसानों से मिला तो उनका जो मूल जो उनसे जुड़ने का कारण उन्होंने बताया कि हमको हफ्ते में पेमेंट मिल जाता है, दैट टू आवर अकाउंट। उस अकाउंट में आने से उन्होंने 2 चीज़ बताई कि एक तो बैंक में उनका क्रेडेंशियल बढ़ता है, बैंक को मालूम होता है कि 7वें दिन तो वो एक एवरेजिंग कर लेते हैं कि इनका ये मिल्क है और ये है, तो उनको कभी कभी एडवांसेज की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी देते हैं। अभी कॉम्फेड की अगर बात करें तो हम लोग DBT में कितना कर पा रहे हैं? कुछ इसका DBT शुरू हो गया है, और पहले भी हमारा जो साइकिल था वो 10 डेज़ का ही साइकिल था, दैट इज़ द स्टैंडर्ड साइकिल एवरीवेयर। तो सप्ताह में सोसाइटी के माध्यम से हम लोग पे कर रहे थे कैश में।
नहीं, अभी अकाउंट में जा रहे हैं, अकाउंट में जा रहे हैं। क्योंकि ये अब इसमें एक जो सबसे बड़ा सेक्टर आता है कि स्टेट में ये सारे सेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंक्लूजन एक बहुत ही मतलब ऐसा मसला है जिस पे कुछ निकलता नहीं है और बगैर उसके किसी डेवलपमेंट को हम लोग बहुत फोर्सी नहीं कर पाते हैं। आपका क्या अनुभव है इसमें कि ये कितना महत्वपूर्ण है या क्या इसमें रोड ब्रेकर क्या है? देखिए, ये आप बैंक्स की बात कर रहे हैं तो SLBC में हमेशा हम अटेंड करते हैं और किसानों का मुद्दा और सारे सेक्टर का मुद्दा उठाते हैं और SLBC इज़ द हाईएस्ट बॉडी इन द स्टेट। इसके बाद फिर हम लोग DLCCs भी निश्चित रूप से होना चाहिए, उसके बारे में भी फोकस करते हैं कि DLCs में ये सारे इश्यूज़ जो भी AFRD हमारे एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड इश्यूज़ को लेके आए, DM की अध्यक्षता में जो बैठक होती है उसमें इसको सुलझाए, इस तरह का इंस्ट्रक्शंस ये सब का लगातार जाते हैं। और रिसेंटली मैंने SLBC का जो एग्री सब कमेटी का मीटिंग है उसको भी करके बहुत सारे इश्यूज़ को दूर करने की कोशिश किया है। हम लोग रिसेंटली एक KCC, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री का अपटेक बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोफार्मा भी रिसेंटली बनाई। ये सब इनोवेशंस हैं हम लोग कर रहे हैं, तो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन करके दे देंगे तो उसके आधार पर KCC इशू कर दें। ये सारे इश्यूज़, बैंकर्स को क्या समस्याएं आते हैं, हमेशा NPA के बात करते हैं तो उसको वो नहीं हो तो उसके लिए कैसे क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट जीविका भी बिहार के अंदर ही जीविका भी काम कर रहे हैं, तो जीविका में NPA कभी नहीं होता है क्योंकि उनको इतने सालों से वो ट्रेनिंग मिली हुई है पैसा लेन देन का और उसको कैसे चुकाना है, लोन लेंगे तो कैसे चुकाना है, ये सबका ही ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग दी गई। तो जीविका में 99% रिकवरी रेट है। तो उसी तरह अन्य किसानों का भी हम लोग NPA ना हो उसके लिए भी हम लोग बैंकर्स के साथ हमेशा बातचीत करते रहते हैं। तो ये सेक्टर में काफ़ी पोटेंशियल है और बैंकर्स भी उसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि काफ़ी पोटेंशियल है। और अगर रेगुलर नेशनल बैंक्स अगर किसानों को मदद नहीं करेंगे तो नेचुरली दे विल गो टू MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास जाते वो एक तरीके से ट्रैप हो जाएगा और नहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो ही उसमें फिर तो उनको जीविका की चर्चा की आपने, मैं चाह रहा था उस पर अलग से कभी बात करूं। जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिलीव की बात कर रही हैं, तो क्या जीविका में महिलाएं हैं या उनका कमिटमेंट लेवल ज़्यादा है या पुरुषों का कमिटमेंट लेवल कम है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, ये गौपालन में भी महिलाएं ज़्यादातर तो जुड़ी हुई महिलाएं हैं। महिलाएं ही गौ का सारा सेवा करती है, सारा काम घर में वही करती है, इसीलिए महिला पुरुष के रूप में इसको नहीं देखा जाए। बट जीविका में ऑफ कोर्स महिला सदस्य ज़्यादा है और उनको करीब 15-20 साल से ही ट्रेनिंग मिला है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा असर डिफरेंट है। महिलाओं की चर्चा आपने करके एक बात और याद दिला दी कि जो कॉम्फेड है उसमें महिलाओं को जोड़ने के लिए या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ मेजर लिया गया है या? ऑफ कोर्स हम लोगों ने एक्सक्लूसिव विमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गए हैं, काफ़ी बन गए हैं, 6000 के ऊपर बने हुए हैं ये, और इसमें करीब 3-4 लाख महिलाएं जुड़ी भी हुई हैं। तो ये पूरा महिलाएं चलाती हैं, ये है पूरा महिला से कलेक्शन सारा सब कुछ, और उसका सचिव, उसका अध्यक्ष, सब कोषाध्यक्ष सब महिलाएं होती हैं। और ये हम लोगों ने शुरू भी किया था कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, ताकि महिलाओं के अकाउंट में सीधा पैसा जाए, ऐसा नहीं कि उनके पुरुष के अकाउंट में जा रहा है तो इनको वो सशक्तिकरण फील नहीं होता। तो जब इनके अकाउंट में पैसा जाएगा तो लगेगा कि हाँ हम भी कुछ अर्न कर रहे हैं, क्योंकि सेवा वो लोग कर रहे हैं, गौ का सेवा वही करते हैं। और तो उनका पूरा मैनेजमेंट इश्यूज़ भी हमने सिखाया है और बहुत ट्रेनिंग से सब हुआ है इनको, तो बहुत अच्छे से ये लोग कर रहे हैं। ओनरशिप धीरे-धीरे यस ओनरशिप है। एक चीज़ इस पे मैं यहाँ पे और पूछूं, हो सकता है कि आप जवाब न दे पाएँ तो आप बंक कर सकती हैं, कि जीविका की जितनी चर्चा देश में हुई उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूं तो AFRD का जो डेवलपमेंट विगत 5-7-8 सालों में हुआ है वो दिखता है इकोनॉमिकल ग्रोथ में, स्टेट के कंट्रीब्यूशन में। तो क्या लगता है कि कहीं पे ये इनकी बातें दब गई या जीविका की ज़्यादा हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, जीविका भी कर रही है तो क्या कर रही है,
वो भी तो गाय पाल रही है, वो भी तो मछली के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, तो वो भी गोट बकरी। इनफैक्ट वी गिव मनी टू जीविका पर बकरी वितरण के लिए, तो फ्री बकरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम देते हैं। 3-3 बकरियां डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपके द्वारा दिया हाँ जाता है? हम देते हैं, वी गिव टू जीविका। पोल्ट्री में भी हम लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी साल सपोर्ट किया है। अभी जीविका के पास बहुत सारे फंड्स हैं तो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वी वर आल्सो सपोर्टिंग जीविका थ्रू दीज प्रोग्राम्स। तो बकरी में और मुर्गी में हम लोगों ने जीविका को काफ़ी सपोर्ट किया, बैकयार्ड पोल्ट्री में, ये सब में। हम लोग लार्ज एनिमल पे काफ़ी बातें की है, बकरी की चूँकि बात आ गई तो बकरी पे भी, चूँकि स्टेट में बकरियों की संख्या मतलब एक तरीके से छोटे यूनिट्स में ज़्यादा है। जिस स्तर पे लार्ज एनिमल के डेवलपमेंट पे काम किया गया, उस क्या वही बकरी के साथ है या अभी भी बकरी में हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, आपको सुनकर के बहुत ताजुब होगा, हम लोग 6000 से ऊपर बकरी फार्म्स एस्टैब्लिश कर चुके हैं अभी गवर्नमेंट सपोर्ट से। यस, क्योंकि पहले तो बकरी फार्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 16 के पहले बकरी का कोई प्रोग्राम भी नहीं चलता था। तो हम लोगों ने अभी 6000 से ऊपर बकरी का फार्म्स एस्टैब्लिश किए हैं। उसमें 20+2, 10+1, 20+2, अभी 500+5 तक बकरी फार्म्स है। मतलब सबसे लार्जेस्ट फार्म अगर देखेंगे तो 500 बकरी और 5 बकरा का फार्म है। वो भी बहुत इंटरेस्ट के साथ लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आप देखेंगे उछाल जो आया है, अभी जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ हुए हैं उसमें बकरी के मांस में भी काफ़ी उछाल बिहार में आया है। तो वो सब का पीछे कारण तो यही है। उतना ही नहीं, हम लोग पीपीपी मोड में कुछ कियोस्क एस्टैब्लिश करके, जिस तरह से सुधा का पार्लर्स है, सुधा का बूथ, मिल्क बूथ है, उसी तरह मीट, मछली और अंडे के लिए, मतलब नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के लिए भी कुछ कियोस्क एस्टैब्लिश करके उसके बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि जो गरीब से गरीब किसान हैं वो उनका जो फॉरवर्ड लिंकेजेस भी एस्टैब्लिश हो। उनके पीछे जो अभी फॉर्म्स बना रहे हैं, अगर 500 का फॉर्म बनाया तो उसका फॉरवर्ड लिंकेज भी एस्टैब्लिश होना चाहिए ना, कि उनको दिक्कत नहीं हाँ, है। तो वो सारा चीज़ भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बात करी लार्ज एनिमल की, और गोट में एक बहुत बड़ा सेक्टर है पोल्ट्री। ज़्यादातर तो कॉरपोरेट इंटरफेरेंस यहाँ ज़्यादा है, लेकिन विगत वर्षों में जो डेवलपमेंट हुई है उसको नेशनली लोगों ने एक्नॉलेज किया है। आपका क्या अनुभव रहा उसमें, चूँकि आपका उसके प्रगति में हर तरह से आपका जुड़ाव रहा, तो पोल्ट्री के डेवलपमेंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पोल्ट्री का भी वही सिचुएशन था। 2016 के पहले पोल्ट्री फार्म्स ज़्यादा थे नहीं इस राज्य में। हम लोगों ने लेयर मुर्गी फार्म एस्टैब्लिश करने के लिए जो 5000 और 10,000 बर्ड्स का कैपेसिटी वाला, उसके लिए कुछ सब्सिडी प्रोग्राम्स शुरू किए थे। अभी काफ़ी बड़े तादाद में लेयर फार्म्स, करीब 1000 के ऊपर लेयर फार्म्स एस्टैब्लिश हुए हैं इस राज्य में। और सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ लोग यहाँ से अंडा बाहर भी भेजना भी चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा डेफिसिट मार्केट है, हमारे पास, हमको अंडा और चाहिए, बाहर से आते हैं। ये सिचुएशन को हम बदल के अंडा का सरप्लस स्टेट बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए और हम लोगों को थोड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो सरकार की तरफ से आए या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आए। बट इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा पुश मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, तो और बाकी बहुत बड़ा परिवर्तन तो हुआ है मैम। जैसे इनफैक्ट मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि इस साल हम लोगों ने 24-25 में करीब 10% ग्रोथ पोल्ट्री सेक्टर में लाए हैं, और ये पूरे देश में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। बट हम लोग क्योंकि डेफिसिट से स्टेट मैंने कहा है, तो और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। मतलब मेरा कंजम्पशन ज़्यादा है, हमारा प्रोडक्शन गैप है। Yes, we can establish many more layer farms. पोल्ट्री में जो सरकार का इंटरवेंशन है, एक डिमांड बहुत दिनों से लोगों के जहन में है कि जैसे सुधा का हुआ, इसलिए एक डेवलपमेंट बोर्ड या एक के लिए कोई ऐसा कुछ हो जिसमें कि अब बिकता है बिहार में अंडा, तो वो कंसर्न कैसे आए कि ये बिहार का प्रोड्यूस है, उसके लिए कोई ऐसा ब्रांडिंग का आप बात कर रहे हैं। तो बिहार एग्स ब्रांडिंग तभी हम कर पाएंगे, एग इज एन एग। तो बट बिहार का एग है, उसका कुछ विशेषता होनी चाहिए, कोई जीआई टैग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब चंपारण मीट की बात है, तो ब्लैक बंगाल गोट है, और चंपारण मीट मतलब उसका मीट बनाने की विधि,
इज़ डिफरेंट, तो उसके वजह से वो चंपारण मीट फेमस हुआ। बट हमारा ब्लैक बंगाल गोट का जो मांस है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मांस खाने वाले लोग बताते हैं कि इसका मांस में बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बहुत सॉफ्ट होता है व्हेन कंपेयर टू अदर गोट मीट, तो उसके वजह से काफ़ी फेमस हुआ। उसी तरह अगर अंडे की बात आप करते हैं कि व्हाट इज़ दैट स्पेशलिटी विच यू हैव इन बिहार इन अंडों में, तो वो अगर हम निकाल सकते हैं तो आप ज़रूर एक ब्रांड बना सकते हैं। एक बात जो आपने कही, मैं बाद में पूछता कि आप वेजिटेरियन हैं और संयोग से आपका एक लंबा स्पैन जो है नॉनवेज के प्रमोशन में लगा, तो कहीं पे कुछ दिक्कत महसूस होती है कि आपको कि बार बार मीट गोट की बात कर रहे हैं और आप कई बार आप जब मन से बोलती हैं कि ये वाली मछली का टेस्ट अच्छा होता है तो सामने की जनता कंफ्यूज होती है कि मैम ने मछली टेस्ट किया क्या? मैंने कभी नहीं किया है मैंने कभी नहीं किया है, ये काम है। हम लोगों ने 2-3 सेक्टर आज कवर किया। एक दूसरा सेक्टर जो बहुत बड़ा है फिशरी का, उसको फिर कवर करेंगे, और एक सेक्टर है जो आपका सोशल एस्पेक्ट्स है जिसमें भी आपका काफ़ी कुछ काम है, तो उस पर फिर आपका समय लेंगे। तो आज जो हम लोगों ने चर्चा की कृषिका के प्लेटफॉर्म पे आप इसको देख सकते हैं, और आपके चैनल पे जब आएगा तो आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपको इस कार्यक्रम में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद मैंने आपके सामने अनुरोध किया है, आज मैम ने भी काफ़ी समय दिया, मैं कृषिका की टीम की तरफ से मैम को आभार व्यक्त करता हूं। और ये पूरा जो काम है जिसमें कई जगहों पे कभी कभी हम भी साथ में होते हैं, तो अच्छा लगता है कि बिहार का जो डेवलपमेंट है, हमारे मार्जिनल किसान की जो प्रगति हो रही है, और उसको नेशनली भी कई प्लेटफॉर्म पे जब एक्नॉलेज किया जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। आपसे सिर्फ अनुरोध ये है कि आप आगे बढ़ते रहें और कहीं कभी दिक्कत हो तो आप ज़रूर संपर्क करें। नमस्कार।